हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। जैसा कि हमने देखा था कल वाली हमने जो कहानी देखी थी, हम अर्बन सिविलाइजेशंस की डिस्कशन कर रहे थे और हमने एक चीज देखी थी कि दैट वाज वेरी ग्रेट। दैट इज, हम देखेंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन की बहुत ही खास विशेषता है, वो है आपका जल निकासी या ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हमने देखा था, दैट वाज द गुड फीचर ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन। नगरीय नियोजन की ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी और कहीं कहीं हमें शहर में देखने को मिलेंगे आंगन और बाथरूम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे समटाइम्स वी विल फाइंड आउट द कई जगह हमें कुएं भी दिखाई देंगे और ये कुएं जो है कालीबंगा में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही नियोजित थी। दैट इज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी प्लान्ड, है ना। ये हम समझेंगे जो आज की डेट में स्मार्ट सिटी है उसी कंसेप्ट को बेस पर बनाई गई थी। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या सीख सकते हैं। तो वी कैन राइट डाउन दैट इज ऑल पॉइंट्स विद दिस सिनारियो और ये चीजें आप उसमें आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे जाएंगे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए, वहां से भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेन ऑफ द ड्रेन्स हैव बीन फाउंड इन द वनबालीज, ड्रेन्स वर आल्सो कवर्ड। हम देखते हैं कि जो नालियां हैं जो आपकी ड्रेनेज के लिए यूज की जाती थी उनको कवर भी किया जाता था।
ठीक है। और ये नालियां जो हैं और एक वो मेन सेंटर में जाकर मिल जाती थी, तो ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी नालियां निकली हर घर से और वो एक मेन ड्रेनेज सेंटर में चली जाती थी। तो यहाँ पर आपको कुएं के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये नालियां जो हैं उनका उपयोग किया गया है, ये आप देखेंगे पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया है। तो एक व्यवस्था, एक प्लांट सिटी के बिल्कुल बिल्कुल अवशेष आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा वी विल फाइंड आउट समटाइम्स द वी सी दिस जो ड्रेन है वो उसको कवर भी किया गया है ये ब्रिक्स के द्वारा। तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है। आई होप पिक्चर्स जो हैं वो आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। मैं जहां से मिल जाती हैं उनको मैं रख देता हूँ। समटाइम्स पिक्चर्स नहीं मिल पाती हैं तो उसके लिए मुझे आप माफ करें, कहीं ना कभी मिल पाती हैं, कभी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। थैंक यू। और अब हम देखेंगे कि हड़प्पा में ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, वी आर मूविंग अहेड और हम देखेंगे द बिल्डिंग इज डिराइव फ्रॉम द मोहनजोदारो। एक सभा, एक असेंबली हॉल जो है वो मिला हुआ है एंड दिस असेंबली हॉल इज फाउंड इन द मोहनजोदारो। इसका जो है आकार लगभग 27x27 है। अब ये असेंबली हॉल जो है वो क्या बताता है, ये जो है दैट इज दुर्ग के दक्षिण वाले भाग में है। जो हमने सिटल देखा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दक्षिण वाले भाग में, या हम ऐसे कहें कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द वेस्ट पार्ट। मतलब जो हमने लोअर टाउन और अपर टाउन देखा था तो ये अपर टाउन का हिस्सा है। और हम ऐसा कहें कि इट वॉज यूज फॉर द पब्लिक मीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाले पार्ट में कौन रहता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रहती है, और ईस्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे मैंगो पीपल रहते हैं, ठीक है, कॉमन मैन रहते हैं। और वेस्ट वाले पार्ट में आपको एक असेंबली हॉल मिलता है, और असेंबली हॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सम काइंड ऑफ द मीटिंग, ऐसा आप समझ लीजिए। और इसमें काफी सारे पिलर्स हैं, और पिलर्स की बात करें तो हमारे संसद भवन में भी बहुत सारे पिलर्स हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से या इस बेस पर ये कहा गया है कि इट वाज यूज फॉर द मीटिंग। जैसे मान के चलिए हमारा संसद भवन है, और ये संसद भवन यदि मान के चलिए कोलैप्स हो जाता है या कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से डाउन हो जाएगा, तो हम इसको यदि बाद में देखें तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं दैट वाज यूज फॉर द सम काइंड ऑफ द मीटिंग्स। तो इस तरीके से एक अंदाजा या कह सकते हैं प्रोबेबली बेस पर कहा जा सकता है इट वाज यूज फॉर द मीटिंग। क्यों? क्योंकि यहां हम देखेंगे इट हैज द रिमेन ऑफ द 20 स्क्वायर पिलर्स, पिलर ऑफ द ब्रिक्स ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वाज रेस्ट। मतलब बहुत सारे पिलर्स हैं और इस पिलर्स के ऊपर क्या है, एक छत को रखा गया है। कुछ इस तरीके के अवशेष मिल रहे थे और इसको हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए ऑल दीज आर द एविडेंस, है ना, ये केवल क्या है, अवशेष है। ऐसा मत सोचना कि सर इसमें पिलर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, मतलब इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इट वाज यूज फॉर द सम काइंड ऑफ द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर। ये अब मैंने वो पॉइंट्स रखे हैं जो हमने जो हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो है ना, एग्रीकल्चर मैंने रखा है, और ये एग्रीकल्चर मैंने आपको इकोनॉमिक के अंतर्गत ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। तो क्या दोबारा करने की जरूरत है? नो, है ना, हम यहां पर दोबारा नहीं करेंगे। आप चाहें तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर्स को हमने समझा था, और एग्रीकल्चर प्रायोरिटी पर है, सेकेंडरी पर हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आई होप यू ऑल दैट मीन्स अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, क्योंकि हमें सिलेबस को भी कंप्लीट करना है विद इन द टाइम लिमिट्स। दैट इज ऑल्सो अवर प्रायोरिटी। तो थोड़ा सा सहयोग करते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर ओके फाइन। आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से करें, दैट मीन टेक्नोलॉजी एंड द क्राफ्ट, है ना। और इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो लोग फैमिलियर थे। वी विल फाइंड आउट द डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल। कहां से मिली है भाई ये डांसिंग गर्ल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदारो। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी 3G, और आज 3G का उपयोग करने का समय आ गया है। वो बात अलग है कि आज हम मोबाइल फोन में 4G यूज कर रहे हैं, बट 3G से मैंने क्या बताया था आपको, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। दैट इज गर्ल, है ना। एक हमने देखा आपका ग्रेट ग्रेनरी, और एक हमने देखा है आपका ग्रेट बाथ। तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिए और दोबारा इसको रिवाइज करिए, और इसको हम फिर बढ़ते हैं। तो 3G कांसे की एक मूर्ति देखी जाती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, कांसा कैसे बनता है? दैट इज द मिक्सचर ऑफ द बीसी कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? ब्रॉन्ज बनाया जाता है।
तो कॉपर और टिन को मिलाकर जो है वो ब्रॉन्ज बनाया जाता है, और ये ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है तो हम ऐसा कहें कि दे वर फैमिलियर विद द मिक्स मेटल, मतलब वो मिश्र धातु या मिश्र आपकी मेटल को मिक्स करने की टेक्नोलॉजी से फैमिलियर थे। क्या वो टेक्नोलॉजी से ज्ञाता थे? तो वी कैन से दैट यस, उन्हें टेक्नोलॉजी आती थी, उन्हें कारीगरी आती थी, इस आधार पर हम समझ सकते हैं। और ये डांस, ये आप देखिए, अब यहां से हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैडम जी हैं, और ये मैडम जो मिली हैं वो आपको मिली हैं मोहनजोदारो से, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां पर आप देखेंगे कि इनके बाल जो है वो बंधे हुए हैं, और इनके गले में आप देखेंगे वी विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ द ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि समाज जो है भौतिकवादी है। इसके अलावा इन मैडम ने आप देखेंगे वी विल लॉट्स ऑफ बैंगल्स इन द बेसी हैंड ऑफ द दिस डांसिंग गर्ल, है ना। और यहां हम देखेंगे कि बैंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं, और ये भी बताता है कि समाज जो है मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। इसके अलावा एक बच्चा पूछता है कि सर ये मैडम ने तो डांस किया ही नहीं है ना, ये डांसिंग गर्ल कैसे हो गई? तो डांसिंग गर्ल ऐसे होंगी, इनका या आप देखेंगे इनकी खड़ी होने की मुद्रा, जैसे कि मान के चलिए कि अमिताभ बच्चन पूछ रहा भाई क्या लफड़ा है ना, क्या चल रहा है, लाइक दिस। तो इनका जो स्टाइल है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि शी इज डांसिंग आइडोल, मतलब हम कह सकते हैं कि बस ये डांस करने वाली हैं, बट ये डांस नहीं करेंगी, ठीक है। आप लोग डांस करते हुए इसको समझ लीजिए, करेक्ट है। तो डांसिंग गर्ल की बात करते हैं। समटाइम्स आर्सेनिक वाज आल्सो यूज्ड अलोंग विथ टिन, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि और भी मेटल्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम देखेंगे कांसा जो है उसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है, कठोर बनाना है, तो इस तरीके से आर्सेनिक का भी उपयोग के प्रमाण मिलते हैं यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जैसे कॉपर और टिन ये कहां से मिलता है, तो कॉपर आपको मिलेगा खेतड़ी माइन, वेर यू विल फाइंड दिस माइन, कहां मिलेगा भाई? खेतड़ी खान, खेतड़ी खान कहां मिलेगा भाई? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। खेतड़ी खान जो है वो आपको कहां मिलेगी? राजस्थान, वेरी गुड। राजस्थान का ये खेतड़ी खान बहुत ही फेमस है, आपको थोड़ा याद रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी विल फाइंड आउट कॉपर एज वेल इन द बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान से भी आपको देखने को मिलेगा। और टिन जो है वो अफगानिस्तान से आता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो है आसपास के क्षेत्र से, कुछ चीजें आसपास के क्षेत्र से मिल जाती थी, कुछ लेकिन आपको बाहर से मंगाना पड़ता था, ऐसा हम कहेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में वो लोग क्या और भी चीजों से फैमिलियर थे, जैसे हम देखेंगे द एविडेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वाज फाउंड, हस्तशिल्प विकसित होने के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये कला दैट मीन्स के अंतर्गत आएगा, और हम देखेंगे कि वो वहां पर इस चीज की बात होती है और वो वेरिफिकेशन होता है। ए पीस ऑफ द कॉटन वाज फ्रॉम द बेसी मोहनजोदारो, एक कपास का टुकड़ा जो है वो मिलता है, जिस पर हम देखेंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस के हैंडीक्राफ्ट के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ मार्क, क्लॉथ्स पर मार्क मिलते हैं, मतलब कपड़े पर निशान मिलते हैं। और जब कपड़ा बनाया जाएगा तो क्या होगा? वो काय से बनाया जाएगा? वो मशीन से तो बनाया नहीं जाएगा, वो बनाया जाएगा हाथ से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दे वर फैमिलियर विद द क्लॉथ्स, मतलब यह कला से संस्कृत, जो कला और से आपके फैमिलियर हैं, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हैं। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? दैट मीन्स हैंडीक्राफ्ट वाला है, ठीक है। तो कपड़े वगैरह से वो फैमिलियर है, ये हमें यहां से आसानी से समझ में आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके अंदर की एक कारीगरी और पता चलती है, और वो कारीगरी है उनके ब्रिक्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर। उन्होंने जो ब्रिक्स बनाई हैं वो हैं आपकी पकी हुई ईंटें, और पकी हुई ईंटें बनाने के लिए चाहिए आपको एक कलाकार, और ये कलाकार कौन है? क्लास ऑफ द मैसोन्स, मतलब हम कह सकते हैं कि ये राजमिस्त्री वर्ग का है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई ना कोई क्लास जो जरूर है जो इस तरीके की ईंटों को बना रहे हैं। इन सब पॉइंट के बेस पे मैं कह दूं कि दैट मीन दे आर फैमिलियर विद द बेसिक टेक्नोलॉजी एंड दे आर वेरी गुड इन द क्राफ्ट, वो कला में बहुत अच्छे हैं। व्हाट आर माय पॉइंट्स? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि दे आर फैमिलियर विद द बोट मेकिंग प्रोसेस, उन्हें नाव बनाना आता है, क्योंकि नाव के द्वारा ही चप्पू चलाकर वो पहुंचेंगे कहां पर? दूसरी सिविलाइजेशन में, और वहां जाकर व्यापार करने की कोशिश करेंगे। दे आर फैमिलियर विद द सील मेकिंग एज वेल, सील का उपयोग कहां किया जाता है? सील वॉज यूज फॉर द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। जब कोई व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल रहा है और इसी मैसोपोटामिया जा रहा है,
और मेसोपोटामिया जाएगा तो वो एक सील लेकर जाएगा, और सील का उपयोग जो है वो ट्रेडिंग में यूज किया जाता था। और हम देखेंगे कि पर्शिया की कई जो पर्शिया से हमें देखने को मिलेगा, इंडस वैली की कई सीलें देखने को मिली हैं, या लोथल से हम देखेंगे कि मोहरे में मिली हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहाँ से यहाँ व्यापार करते थे और उनका आना जाना लगा होता था, और ये आना जाना जो है वो नाव के द्वारा होता था। डॉकयार्ड कहां से मिला भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। इसके अलावा हम देखते हैं कि दे आर वेरी गुड इन द क्राफ्ट, वी विल फाइंड आउट बाय द टेरिकोटा। टेरिकोटा के आधार पर हम समझ सकते हैं। टेरिकोटा मतलब हम कह सकते हैं जो ईंट है उनको पक्का बनाया गया है, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, और उसे आग में पकाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना होगा टेरिकोटा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, और ऑर्नामेंट्स आपके गोल्ड देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी गुड इन आर्ट एंड टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं। इसके अलावा वो व्हील से फैमिलियर हैं, और वो व्हील वेरी हम कह सकते हैं कुम्हार के चाक, मतलब उनके जो बर्तन हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दे आर फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की ओर। अब आप ट्रेड एंड कॉमर्स याद करिए, देखिए दोबारा आ गया है। तो कुछ वर्ड यदि मैं आपको बोलूं, तो मैंने आपको पूछा था मेलुहा। मेलुहा क्या होता है, व्हाट इज मेलुहा, राइट डाउन। वेरी गुड, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को बोला गया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशंस को बोला गया है, तो दैट इज मेंशन इन द बीसी मेसोपोटामियन लिटरेचर्स। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में यदि हम देखते हैं, नो आइडिया अबाउट द करेंसी, करेंसी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। जब करेंसी नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, वो आप देखेंगे आप बार्टर सिस्टम को। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता था, और बार्टर सिस्टम का मतलब है 1 किलो राइस हमें खरीदना है, तो 1 किलो राइस के बदले हम क्या ले लेंगे, हम जो है 1 किलो गेहूं। अब 1 किलो राइस जो है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय चलता है, और ये वस्तु विनिमय चलता है, तो यहां पर हमें एविडेंसेस नहीं मिलते कि कोई करेंसी हुआ करती थी। हम देखेंगे द हड़प्पा हैड ए कमर्शियल लिंक विद द राजस्थानी, अफगानीज एंड द बीसी ईरान। हम देखेंगे कि राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ इनके आपके रिलेशन है, ये हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। वी हैव फाइंड आउट सम इंटरमीडिएट सिस्टम स्टेशन एज वेल, और ये इंटरमीडिएट स्टेशन कौन कौन से थे, याद करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं ये इंटरमीडिएट स्टेशन कौन कौन से थे। पून और आपका मकान कोस्टल एरिया जो हमने देखा था, और वो बलूचिस्तान में, तो मेलुहा को भी हमने समझा था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दे आर फैमिलियर विद द ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो वी विल फाइंड आउट द टू क्लासेस कैसे फाइंड आउट की जाती है, याद है वो मैप जो हमने देखा था, वेस्ट वाला और एक ईस्ट वाला। वेस्ट वाला जो था अपर क्लास था, और हमने देखा था ईस्ट वाला जो है वो लोअर टाउन को बताता है। तो समाज में कहीं ना कहीं 2 प्रकार के समाज दिखाई देते हैं, इससे हम कह सकते हैं। बट लेकिन इनमें कौन सा क्या क्रम था, किस आधार पर उनको डिवाइड किया था, काम के आधार पर था या पैसे के आधार पर था, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये डिवीजन किसके बेस पर था, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि यस, कि वो आपके डिविजन थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि देयर वी कैन से दैट कि सोसाइटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस पर बेस पर थी। मैं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कैसे बताया था, हमने देखा था गोल्ड चेन, गोल्ड वाला कौन है, बप्पी लहरी। हमने देखा कि कॉपर वाला है, कॉपर वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैंगो पीपल। और इस बेस में हम कह सकते हैं कि समाज में डिस्क्रिमिनेशंस थे। तो एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, सामाजिक भेदभाव हैं। हम देखेंगे कि सामाजिक क्लास में दैट मीन बैरिक फॉर द लेबर क्लास, और ये लेबर क्लास वाला जो बैरिक्स है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। श्रमिक वर्ग के लिए रेबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी सीन, हमें यहां पर डेमोक्रेसी मिलती है, नो हमें नहीं मालूम है। ये पॉलिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, है ना, पॉलिटिकल कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ को भी हम आसानी से समझ चुके हैं। याद करिए हड़प्पा से एविडेंसेस मिले हैं, याद करिए मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, और हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से हमें पशुपति देव मिलते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम आने वाले हैं सभ्यता के पतन की ओर, क्योंकि ये चैप्टर हमें क्लोज भी करना है, करेक्ट है, और ये चैप्टर जो है वो क्लोज करना है। तो अब हम आते हैं सभ्यता के पतन की ओर। अब देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है।
डिक्लाइन का मतलब होता है दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। एक चरण से दूसरे चरण में जो है वो उसका चेंज हो जाना। जैसे यदि हम देखें, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, करेक्ट है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अर्बन सिविलाइजेशन थी और ये अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो रूरल सिविलाइजेशन में मान के चलो कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये सिविलाइजेशन कैसे बनी थी, ये सिविलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो कई स्टेजेस में देखने को मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और सेकंड वाला फेज को हमने मैच्योर कैटेगरी में रखा था और मैच्योर के एग्जांपल हमने देखे थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और इन्हीं के फीचर्स को हमने समझा और जब फीचर्स को समझा तो हमने फाइंड आउट किया कि यस इट इज अर्बन सिविलाइजेशन, ये तो अर्बन सिविलाइजेशन है। और ये डेवलपमेंट कई स्टेजेस में हुआ था, तो वैसे ही हम देखते हैं कि दिस सिविलाइजेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन। और जब ये इसकी डिक्लाइन की बात होगी तो ये अर्बन से रूरल की ओर जाएगी, इसे कहा जाएगा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा साफ हो गया, वैनिश हो गया। तो चलिए समझते हैं। देखिए, द developed civilizations generally exist 2500 to 1900 BC। जो विकसित सभ्यता है वो लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच मौजूद रही, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने फाइंड आउट किया, जिसमें हम देखते हैं द होल लाइफस्टाइल वाज द सेम एज द यूज ऑफ द सिमिलर इक्विपमेंट। जो डेवलप्ड को हम यदि समझें तो हमने देखा कि उनके टूल्स लगभग सेम है ना, उनका भी वेट एंड मेजरमेंट सेम है, उनका हम देखेंगे भाई ग्रिड सिस्टम है वो लगभग सेम है। और इन बेसिस पर हमने कहा कि ये लोग जो हैं वो एक तरह की व्यवस्था को यूज करते हैं। ठीक है, एक जैसी मोहरें बना रहे हैं, एक जैसी शहर योजना है, एक जैसे टूल्स हैं, इन सब बेस पर हम कह सकते हैं कि दे आर डेवलप अराउंड 2500 टू 1900। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये डेवलप थे। ठीक है, ये हमने देखा और ये डेवलपमेंट दिखता है। अब डिक्लाइन डज नॉट मीन द कंप्लीट वैनिश अर्बन लाइफ, दैट मीन्स पतन का अर्थ ये नहीं है कि पूरा खत्म हो जाना। पतन का मतलब क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है अर्बन से रूरल की ओर, मतलब आपका ग्रामीण से, आपको मतलब शहरी से ग्रामीण की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, या परिवर्तन या बदलाव। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं इस सिविलाइजेशंस के। अब सिविलाइजेशंस का डेवलप या कह सकते हैं वो कैसे रहा, थोड़ा इसको और देखते हैं। इट वॉज डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज ओनली, मतलब मेरी बात समझ में आई तो अर्बन फेज का डिक्लाइन है। इट सर्वाइव इन द कोस्टल रीजन अराउंड द BC 1300 BC। तो डिक्लाइन का मतलब इसके अर्बन फेज का डिक्लाइन है। ये सभ्यता तो 1300 तक रहती है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो हमने टाइम पीरियड देखा था वो 2350 BC से 1750 BC तक देखा था। ये एक मैच्योर फेज का टाइम पीरियड है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे रहेगी तो कब तक, 1300, जो इसी के नीचे आएगा। समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, तो 1300 तक लगभग ये रहेगा। और इसी तरीके से हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके कुछ अवशेष तो मिलेंगे, बट वो अवशेष जो है वो मैच्योर एज के नहीं हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिक्लाइन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फेज टू अनदर फेज। अब इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं, ये कैसे हो गया, हाउ इट विल हैपन। अब देखो, जैसे हम देखें कि हर चीज जो है हिस्ट्री में शुरुआत में अनुमान के बेस पर कही जाती है ना। अनुमान मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास जो तथ्य हैं या वो फैक्ट हैं वो नहीं है। अब हमें यहां समझना है सभ्यता का जो सिविलाइजेशन का जो फेस चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है। उसके पीछे एक थ्योरी आती है, और वो थ्योरी है फॉरेन इन्वेजन या एक्सटर्नल इन्वेजन के द्वारा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट में आपको मैं कहानी समझा दूंगा और आप उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी थ्योरी हैं। किसी ने बोला कि फायर आ गया, किसी ने बोला आग लग गई, किसी ने बोला कि बेसिक फ्लड आ गया, है ना, किसी ने बोला कि भाई नेचुरल डिजास्टर हो गए, किसी ने बोला कि आपका कोरोना आ गया,
है ना, किसी ने बोला ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी बेस पर ये फेस चेंज हो गया। उन्हीं में से कुछ फेसेस को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो है आपका पहला कारण, वो है आपका बाह्य आक्रमण, या कह सकते हैं फॉरेन या एक्सटर्नल इन्वेजन। कैसे पता चला? ये पता चला, ये बताया गया है ये आर्यों के आक्रमण से। ऐसा कहा गया है कि आर्यों ने आक्रमण किया, और आर्यों ने जब आक्रमण किया तो हम देखते हैं कि यहीं पर आर्यों में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है आपका इंद्र। और आर्यों के आक्रमण की जो इंफॉर्मेशन है वी विल फाइंड आउट इन द बीसी ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है आपका इंद्र या पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? द पुरंदर मीन्स दैट इज द पर्सन, ठीक है, हु इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय सो मेनी बिल्डिंग्स, मतलब कह सकते हैं वो सिटी या फोर्ट को तोड़ने वाला है। कौन? इंद्र। तो इंद्र का कैरेक्टर क्या है इस तरीके से हम समझ रहे हैं। और इंद्र जो है वो आपका किलों को तोड़ रहा है। अब डिस्ट्रॉयर बोला गया है ऋग्वेद में और इंद्र को, और इंद्र जो है वो कहीं ना कहीं इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन के पीछे ये थ्योरी है। करेक्ट है, तो ये एक थ्योरी है, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि ये थ्योरी जब धीरे धीरे आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं तो ये थ्योरी को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि ये अजम्पशंस ही हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को जैसे जैसे रिसर्च होगी तो इसके डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे कारण को जोड़ा जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभ्यता का पतन हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके पतन के पीछे कोई एक सिंगल रीजन नहीं है। There is no single reasons related to the decline of the Indus Valley civilizations. इसके सिविलाइजेशन के पीछे कोई भी एक सिंगल कारण नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग थ्योरी दी है। बट मैं अब यहां पर आपको एक कारण के द्वारा इसको समराइज करने वाला हूं कि देयर इज नो सिंगल रीजन, ठीक है। यहां पर कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इन सभी कारणों का एक समराइज वे है, ठीक है, एक समराइज वे है। और समराइज वे को हम समझने वाले हैं और इसे कहा जाएगा दैट मीन्स, ठीक है, क्रमिक कारण, ग्रेजुअल चेंजेस इन द रीजन बिहाइंड इट। और वो ये है, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अब थ्योरीज को हम एक समराइज वे में जानने की कोशिश करते हैं, और वो हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट के द्वारा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। नगरी दैट मीन्स अर्बन सिविलाइजेशंस, और नगर में हम देखेंगे पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही। द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एज द बीसी सिटी इज गोइंग टू डेवलप। सिटी जैसे जैसे बढ़ेगी हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो वी विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ द प्रेशर केम टू द बीसी इन एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र पर दबाव आएगा, क्योंकि यहां पर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स लगानी है, डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड के हिसाब से आपको सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। बट बाय दिस टाइम, ठीक है, इसी समय डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस सप्लाई जो है वो इतनी हिसाब से मैच नहीं होगी। सप्लाई जो है वो आपकी नहीं बन पाएगी। वो सप्लाई क्यों नहीं बन पाई? उसके पीछे कारण है बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ जियोग्राफिकल चेंजेस। जियोग्राफिकल चेंजेस के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि फ्लड आ गया है ना, या कह सकते हैं कोई आपका अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। ऑल दीज रीजंस, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड इन द बीसी नेचुरल डिजास्टर, आप ऐसे कह सकते हैं, या जियोग्राफिकल चेंजेस। और इन जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज गोइंग टू इंपैक्टेड, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। क्यों? अब इससे क्या हो रहा है? इससे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी डाउन हो जाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ द डाउन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी वीक हो जाएगी, और जब इकोनॉमी वीक हो जाएगी तो हम देखेंगे कि लोग जो है माइग्रेट करेंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं जैसे कालीबंगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कालीबंगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सारी स्टेजेस मिलती हैं, और ये एविडेंसेस मिलते हैं कि शुरुआत में तो वो पकी हुई ईंटों का उपयोग करते हैं, बट बाद में वो कच्ची ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। तो वी विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ द economical changes, evidences that is clear indications toward the decline of the Indus Valley civilization. इकोनॉमी वीक हो जाएगी,
और इकोनॉमी जब वीक होगी तो हम कहाँ की ओर जाएंगे, माइग्रेट होंगे, भागेंगे, और भागेंगे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएंगे। और इंडस वैली सिविलाइज, अब आप कल आपको बोल दिया जाए, लेट सपोज मान लीजिए आप लोग जॉब करते हैं, मान लेते हैं दिल्ली में हैं, और आपको कल बोला जाएगा कि भाई कल आपको दिल्ली में नहीं, आपको चेन्नई में जाना है, पूरा आपका पूरा सामान के साथ। तो माइग्रेट होगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समय तो लगेगा, कुछ समय कहाँ लगेगा, सेटल होने में और नई प्लेस में। और लोगों का जब माइग्रेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो सक्सेस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वी कैन से दैट दिस वीक इकोनॉमी इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द माइग्रेंट ऑफ द पीपल्स। और पीपल जो है वो मेन सिटी को, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जो है मेन टाउन को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएंगे। और जब दूसरी जगह को जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहीं से इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक की बात होगी, और यहां पर ही सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन को देखेंगे। आई होप यू गॉट इट माई ऑल पॉइंट्स। मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि सभ्यता का जो है पतन हो जाता है। तो दिस इज नॉट द सिंगल रीजन। क्या ये एक रीजन है? नो। क्या ये एक साथ होगा? नो। इट विल टेक, दैट इज स्टेप बाय स्टेप। ये प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक्स रखे हैं शुरुआत में, और इसके बाद हम जो है थोड़े से टफ लेवल की ओर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं हिंदी में बोलता हूं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में। द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द एज। कौन सा एज के दौरान होगा? हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वो इनमें से कहां से संबंधित है? मेगालिथिक एज, महापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, या चैल्कोलिथिक एज मतलब आपका ताम्रपाषाण काल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ABCD, कौन सा सही होगा? चैल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण काल, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कैसे देखते हैं? कॉपर, और कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज, ठीक है, और सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम देखते हैं ब्रॉन्ज, है ना, और ब्रॉन्ज जो है वो बनता है आपका कॉपर, और कॉपर के साथ टिन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दिस इज एसोसिएट विद द कॉपर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर डी हो। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मतलब हमने देखा था, ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया यहां पर। ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड। आपको विशाल स्नानागार कहां देखने को मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो से अभी हमने देखा था कि 3G, और 3G से ही आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हम ऐसे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट दिस इज द बेसिस चैल्कोलिथिक एंड दिस इज द मोहनजोदाड़ो, दिस इज द राइट आंसर। कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करना ही होगा, और मेमोराइज करने के कुछ यहाँ तरीके हैं। मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हम और देख लेंगे डिटेल फॉर्म में, ठीक है। आगे मैं एक क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, और आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंडस वैली साइट। इनमें से कौन सी जो है इंडस वैली की साइट नहीं है? कौन सा जो है इंडस वैली का साइट नहीं है? आंसर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 का आंसर जो है वो पाटलिपुत्र है। अब ये पाटलिपुत्र का कैसे समझ सकते हैं? देखिए, नाम से ही क्लियर है। पहली बात तो पाटलिपुत्र का जो राइज होगा वो कहां होगा? वो हम देखेंगे राइज ऑफ मगध के दौरान, जब मगध जो है एम्पायर बनेगा, और ये मगध जो है वो महाजनपद में हम देखने को मिलेगा, ठीक है। और 16 महाजनपद के दौरान हम इसको देखेंगे। तो अभी पाटलिपुत्र बना है, नहीं बना है, या क्या इसकी सिचुएशंस है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। तो पाटलिपुत्र की चर्चा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती ही नहीं है, बट वी विल फाइंड आउट द एविडेंसेस ऑफ द इन रंगपुर। रंगपुर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा साउथ जैंडोर। ये हमने देखा, ये किस जगह पर है? ये कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा हमें? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। This place is found in the we see north direction, south direction, east direction और west direction। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर।
वेयर यू विल फाइंड दिस लोकेशन, आपको ये जगह कहां मिलेगी, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है? ये प्लेस आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगी। वेस्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगी, बिल्कुल सही। नियर बाय द बलूचिस्तान, एंड बलूचिस्तान इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, नियर बाय द माकान कोस्टल एरिया, और ये पश्चिम वाले भाग में होगा। डू रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा। और हमने नॉर्थ में देखा था, अब यहां भी रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। नॉर्थ में कौन सी साइट होगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी विल फाइंड आउट मांडा, और मांडा जो है वो आपको चिनाब नदी के किनारे देखने को मिलेगी। करेक्ट है। इसके बाद ईस्ट में आप बता दीजिए, ईस्ट में कौन सी साइड मिलेगी आपको? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इज फाउंड इन द नियर बाय द हिंडन रिवर। और यहां पर साउथ में कौन सी साइड मिलेगी? ये चारों साइट हम देख लेंगे। आलमगीरपुर इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, और दाइमाबाद जो है वो चैलकुलिथिक साइट भी है, ये भी हमने देखा था। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की 4 जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। मैप में आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो साइट्स भी थोड़ा सा मिल जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर, और अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में नहीं है तो थोड़ा सा क्षमा करें मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको इसको बता देता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द बीसी विद द रेफरेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ऑक्स है, एलिफेंट है, और आपका राइनो है। इन तीन जो है आपके एनिमल्स के बारे में बात करना है, और इन तीन एनिमल्स की किस किस की इमेज जो है हमें मुद्राओं पर दिखाई देती है या मोहर पर दिखाई देती है। बताइए इसका आंसर। 4th का आंसर क्या होगा? पहला है बैल, बैल या ऑक्स। सेकंड है हाथी, हाथी की इमेज आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? कौन कौन सी एनिमल्स की इमेज जो है वो आपको, चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। क्या ऑक्स मिला है, यस और नो? आंसर आएगा यस। क्या हाथी मिला है? ये मैंने आपको इमेज भी बताई थी, और इमेज आपको याद होनी चाहिए। एक पशुपति देव थे, और पशुपति देव के आजू बाजू में हम देखेंगे लेफ्ट एंड राइट्स में, वी विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ द एनिमल्स। क्या उनमें हाथी था, यस और नो? हाथी, यस और नो? आंसर आया यस। ठीक है। क्या गेंडा है, राइनो है? आंसर आएगा यस और नो। आप देखेंगे कि पशुपति देव के, और पशुपति देव हमने देखा था कि वो एनिमल का गॉड है, और एनिमल का गॉड बुरा मान जाएगा आपके ऐसे आंसर से। आप यदि ऐसा गड़बड़ आंसर करेंगे तो, क्योंकि मैंने उसकी आपकी इमेज भी बताई थी, वो सील की बताई थी। यहां पर हमने देखा था गॉड है, और गॉड के नीचे आपको बहुत सारे जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट और राइट में। अभी वो इमेज दोबारा मैं आपको बता दूंगा। और इस तरीके से हम इस आंसर की यदि बात करें तो इसका आंसर अब कितना होना चाहिए, फाइनली लिखें कमेंट बॉक्स में। ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से लिखें। 4th का आंसर ए होगा, 4th का आंसर बी होगा, 4th का आंसर सी होगा, 4th का आंसर डी होगा। क्या होगा? ठीक है, तो कोई बात नहीं, वी आर लर्निंग हियर, हम यहां सीख रहे हैं, और सीखने के दौरान गलतियां वाजिब हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा परफेक्ट बोलूंगा, लेकिन कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, बट गलतियों से सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड डू बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशंस। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यहां पर देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसको ध्यान से पढ़िए, और टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। टेक योर टाइम, ध्यान दीजिएगा, आप अपना समय ले सकते हैं। अब देखो 1 to 1 डिस्कस करते हैं कि उनके पास महान महल और मंदिर थे। दे पॉजेस द ग्रेट पैलेस एंड द टेम्पल्स। क्या टेम्पल्स के एविडेंसेस मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या टेम्पल के एविडेंसेस मिले हैं?
यस और नो? तो वी हैव नॉट फाउंड द बीसी एविडेंसेस ऑफ द टेम्पल्स, तो ये क्या स्टेटमेंट सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जहां जहां ए है उनको उड़ा दीजिए, सीधी सीधी बात है। ये वाला आपका गया, इसके बाद ये वाला आपका गया, बचा कौन सा? बी और डी। आगे बढ़ते हैं। क्या महिला और पुरुष जो है वो दोनों देवताओं की पूजा की जाती? दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। क्या महिला और पुरुष दोनों की पूजा की जाती थी? आपका आंसर आएगा यस। तो जहां पर दो है उनको होल्ड करिए, मतलब हम कह सकते हैं नन ऑफ द स्टेटमेंट वाज अबव इज करेक्ट। इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये वाला होगा नहीं, आंसर बचता है ये, मतलब हम तीसरे स्टेटमेंट पर गए ही नहीं। इसके बाद पढ़ भी लेते हैं इसको, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन द वॉरफेयर। क्या इस वॉर के एविडेंसेस मिले हैं? नो, बिल्कुल नहीं। क्या हम देखेंगे कि घोड़ों से तैयार रथों को नियोजित किया जाता था? तो घोड़े से वो फैमिलियर थे, लेकिन उस घोड़े का उपयोग जो है वो रथ के लिए नहीं करते थे, वॉर के लिए बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आप लिख दीजिए, दैट मीन्स रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, ठीक है, मैंने उसी क्वेश्चंस को यहाँ रखा हुआ है। तो हम जो है वो हमारा जो प्रिपरेशन है, मतलब जो हमारा जो वे है वो ठीक है ना, थोड़ा सा और आप उस लेवल को और अच्छा कर लें। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड, और फिर देखेंगे द कंसीडर फॉलोइंग सेंटेंस। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कई चीजें जो है वो आपको एकदम एनसीईआरटी में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और अगला क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लोथल से पशुपति सील जो है वो मिली है। द पशुपति सील हैज बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल। आंसर क्या ये सही है? अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, 6 क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन जो है डी वाला ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव है, ये आपका पीछे छुप गया है थोड़ा, ऑल ऑफ द अबाव है डी ऑप्शन। 6 नंबर के क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। मींस तो पहला वाला जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसको काट दीजिए सीधे सीधे। पशुपति जो है वो आपको लोथल से नहीं मिला है, ठीक है। अब देखेंगे लोथल में फारस की मोहर मिली है, तो लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड है, और डॉकयार्ड में हम देखते हैं कि ये एक्चुअली स्टेट जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं, एक्चुअली कोई बात नहीं है। देखिए जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली ऑप्शन गलत आ गए हैं, ये ऑप्शन जो है वो गलत कॉपी हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको इधर से सीख लेते हैं। देखिए यहां पर हम देखेंगे ओवरऑल, पहला तो देखेंगे कि पहला वाला तो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है दैट मीन्स, ठीक है, हम यहां देखेंगे तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो हड़प्पा की जो ईंटें मिली हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मापा जाता था और मेजरमेंट जो है वो हुआ करते थे। इस बेसिस पे हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज राइट। ऑप्शन जो है वो गलत है, सॉरी, ठीक है, वो एक्चुअली गलत कॉपी हो गए हैं, सॉरी। और दूसरा ऑप्शन राइट है और तीसरा ऑप्शन भी राइट है, क्योंकि हम देखेंगे कि लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड है, और डॉकयार्ड से हम देखते हैं ट्रेडिंग करते हैं, और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वी विल फाइंड आउट द बीसी मोहर या सील ऑफ द पर्शिया। पर्शिया की मोहर हमें देखने को मिलेगी। तो ये दूसरा और तीसरा आंसर सही है। ये स्टेटमेंट जो यदि हम देखें तो ये इनको छोड़ दिया जाए तो दूसरा और तीसरा आंसर सही है, प्लीज कंसीडर, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट्स, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, इसका आंसर बताइए। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज प्रीडोमिनेटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता जिसमें धार्मिक तत्व था, हालांकि वर्तमान दृश्य पर हावी नहीं था। क्या स्टेटमेंट सही होगा, यस और नो? क्या वो लोग जो है वो कॉटन का यूज करते थे? ड्यूरिंग दिस पीरियड द कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर कॉटन का उपयोग किया जाता था। आंसर क्या होंगे? पहला स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। पहला वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। हम देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे रिलीजियस फैक्टर्स वहां पर हैं, ध्यान दीजिएगा। और वो जो स्वरूप है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, क्योंकि वहां पर रिलीजन जो है वो वैसा कुछ है ही नहीं है, सिंगल रिलीजन है, सिंपल सी बात है, आप ऐसा कह सकते हैं। या हमें वैसे कुछ एविडेंसेस नहीं मिले कि वहां पर और कोई रिलीजन देखने को मिलता है, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर हैं, सिविलाइजेशन हैज द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू द बेसी डिड नॉट डोमिनेट द बेसी सीन। कहीं ना कहीं हम देखते हैं 7th का आंसर जो है वो सी हो जाएगा।
और इस तरीके से हम इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ है आपको, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और इस आइडिया के द्वारा हम समझ सकते हैं, एंड आई एम लिविंग विथ दिस क्लास सम काइंड ऑफ द मेंस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मेंस के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, मैंने उनको कुछ यहां रखे हैं, हालांकि ज्यादा समय नहीं था तो मैं इनको ज्यादा नहीं रख पाया हूं, ठीक है। डिस्कस द ट्रेड, कल्चर, कंटेक्स्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस विद इन द आउटसाइड इंडिया एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एनी वन ऑफ द इंडस साइट्स विद इन इंडिया। अब आप इसे लोथल के रिस्पेक्ट्स में लिख सकते हैं। लोथल जो है वो डॉकयार्ड था और वहां से ट्रेडिंग्स हुआ करती थी, वहां से आपके व्यापार हुआ करते थे, और ये व्यापार कैसे होते थे ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे व्हाट वर द डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्ट एंड द क्राफ्ट, किस प्रकार के वो कला और कह सकते हैं शिल्प से संबंधित थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। ऑल्सो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस, उसका महत्व आपको समझाना है। दैट इज अराउंड 250 वर्ड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहां दिए हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पहला वाला मेंस क्वेश्चन ये बताता है कि कला, ये आपका व्यापार और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाहर की सभ्यता से किस प्रकार के संबंध थे, आपको डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशंस की एक साइट के रिस्पेक्ट में बताना है। मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं बिकॉज थोड़ा सा समय की इश्यूज थे, इस वजह से मैं बराबर दोनों मीडियम में रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। व्हाट वर द डिफरेंस, मतलब अगला हम देखेंगे कि किस प्रकार के कला और शिल्प से सिविलाइजेशंस के लोग जो है वहां पर प्रचलित थे, और उसे आपको बताना है और उसके महत्व को भी समझाना है, और इसके लिए आपको 250 शब्दों को में लिखना है आंसर। तो कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, मतलब आर्ट का आप देखेंगे, कपास से वो फैमिलियर थे, हमें कॉटन मिला है, हमने मोहर को देखा है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को जारी रख सकते हैं। अब आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हो चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर की बात हम करें तो ये हमारा 1500 बीसी से 1000 और 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं। और वैदिक कल्चर की फाउंडेशन रखेंगे आर्य, और आर्य जो है उनका बेसिक ग्रंथ है वेद, और वेद जो है 4 हैं, उन 4 वेदों के बारे में हम डिटेल में डिस्क्रिप्शंस करेंगे। आर्य कौन थे और किस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा इश्यूज होते हैं समझने में, वो हम देखेंगे। चलिए, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं।